धर्मेंद्र बुलाना से आपके बीच में, जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बिटमड़ा गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। देखिए, आप लोगों के सामने वैसे तो हकीकत आ चुकी है सारी कि क्या बीमारी है, कितनी बड़ी है, या षड्यंत्र है, या कुछ और ही खेल है। आम इंसान, खास तौर पे गांव वाला, जो कभी गांव से बाहर नहीं गया या जिसको बहुत ज्यादा बड़ी वेबसाइट्स और पूरी दुनिया की खबरें नहीं रखनी होती, वो अपने टेलीविजन में भी अपने लोकल कलाकारों को ही देखता है, वो अपने लोकल समाचारों को ही सुनता है। उस आदमी को इस बीमारी की आड़ में चल रहे षड्यंत्र के बारे में इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम अपने हिस्से का काम करते जाएंगे और जिस जिसको समझ में आ जाएगा वो, मुझे पूरा यकीन है, उसी तरह से लग जाएंगे जिस तरह से यहां नौजवान साथी और लगे हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं इसकी आवाज उठाने वाला, मुझसे पहले भी बहुत लोग थे और यही आवाज आप के लिए उठाने का काम कभी किसी दौर में आज से 30 साल पहले राजीव दीक्षित जी ने किया था। वो गांव-गांव जाकर के, कॉलेजों में सेमिनार करके उन लोगों को जागृत किया करते थे कि देखो, जो केंद्र में सरकारें बैठी हैं और जो आपके लोकल गवर्नमेंट है, वो सारी की सारी किस तरह से गुलाम होकर के किसी बड़े उद्योगपतियों का और आपके खून पसीने की कमाई को चूस रहे हैं और आपको बर्बाद कर रहे हैं। ये वो बताया करते थे बखूबी। मुझे एक्चुअली उनको सुनने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने इस षड्यंत्र के बारे में बताना शुरू किया और जब मैंने वो डॉट्स कनेक्ट करनी शुरू की, तो मेरे कमेंट में नीचे बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया कि आप राजीव दीक्षित की तरह लोगों को जागृत कर रहे हो। तो मैंने उनके एक दो वक्तव्य फिर गाड़ी में चलते हुए सुने और मुझे लगा कि यार, ये इतने सालों से चलता आ रहा है और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे इस खेल को। कारण क्या है? उसका कारण बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा कारण यही है, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे जैसा आदमी जब कभी समाज के लिए आवाज उठाने चलता है तो समाज उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है और भरोसे में वो उसके पीछे पीछे लग लेता है और वो आदमी फिर आने वाले वक्त में अपने निजी स्वार्थों के चलते आपके सबके, पब्लिक के सारे भरोसे को फिर साइड में फेंक करके और वो खुद तो कहीं अपनी ऐश करने लग जाता है और जनता फिर वहीं के वहीं ठगी हुई महसूस करती है कि यार, जिसके पीछे जाओ वही आदमी ऐसा निकलता है। होना क्या चाहिए था? जैसे आपने, अगर किसी ने सुना हो किसी गांव की मेरी सभा में, तो मैं गांव वालों से एक ही बात बोलता हूं, मेरे बुजुर्गों से भी और दोस्तों से, नौजवान साथियों से भी, कि आज जो बात बढ़िया लग रही है उस बात को अप्रिशिएट कीजिए, उस बात को समझिए और वो आपके गांव के लिए कितनी सही और कितनी गलत है उसका पूरा डिसीजन लीजिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि गांव को क्या करना है, बजाय इसके किसी देवेंद्र बल्हारा या तथाकथित किसी नेता के पीछे आंख बंद करके चल पड़ना। क्योंकि हो सकता है आज मैं आपकी आवाज बना हुआ हूं, कल को मैं अपने निजी स्वार्थों में आपके सारे भरोसे को तोड़ दूं। इंसान हूं। जैसे आज लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो नहीं लगवाई, मेरे घर वालों ने लगवा ली या मेरी घरवाली ने लगवा ली। मैं उससे बोलता हूं कि क्यों लगवा ली? कि उसका अफसर ये बोला कि तू अगर नहीं लगवाएगा तो सैलरी नहीं निकलेगी घरवाली को। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तुम तो टीचर है, तूने तो नहीं लगवाई, तेरी घरवाली भी टीचर थी। तो बोलते हैं उसके डीडीओ ने बोल दिया और मेरे वाले ने अभी नहीं बोला है, तो इसका मतलब उसका डीडीओ कल को तुझे ये बोलेगा कि तेरी तनख्वाह तब निकलेगी जब तो अपने खुद जो है अपनी घरवाली को एक रात के लिए नहीं भेजेगा तो नहीं तनख्वाह करवा। तो तनख्वाह के लिए लगवाना का कौन सा तुक है भाई? मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मैं अपने शरीर को किसको हाथ लगाने दूं या ना लगाने दूं, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। और मेरे शरीर की इज्जत,
मेरे हाथ में है। अब मैं ये इज्जत किस चीज के लिए नीलाम करता हूं, ये तो मेरी गलती है ना। अगर मैं उसको पेंशन के लिए नीलाम करता हूं या मैं उसे किसी और चीज के लिए नीलाम करता हूं, ठीक है, आपने एक चीज करी, आपने बोल दिया हम आपका इलाज कर रहे हैं, तो तुम हमारा कैंसर का इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? तुम हमारे घरों में दूसरी बीमारियां उनका इलाज फ्री में इतनी जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे बच्चे, हमारी घरवालियां जब प्रेग्नेंट हैं तो उनकी डिलीवरी क्यों नहीं करवाते फ्री में? जो अस्पतालों में और बीमारियों से जो लोग बीमार हैं उनका इलाज क्यों नहीं करते हो? तुम्हें इसी बीमारी का इलाज करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? और वो भी केवल आपको टीका लगा करके, वो टीका जिसके बारे में सभी बोल रहे हैं कि अभी वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुआ है। खुद कंपनी बोल रही है, खुद भारत सरकार बोल रही है, खुद उसको आईसीएमआर बोल रही है, WHO बोल रही है। भाई जब हमारे देश की सरकार ने उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव किया है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या देश में कोई इमरजेंसी आई हुई है? आई हुई है क्या? हाँ जी बताइए, नहीं आई हुई ना। तो इमरजेंसी यूज के लिए था ये। फिर थोड़े दिनों के बाद पता चलता है, जब ये खबरें आने लगी, अनिल विज ने बयान दिया कि स्कूलों में नहीं घुसने देंगे, मॉल्स में नहीं घुसने देंगे 3 तारीख के बाद, और 3 तारीख के बाद बच्चों को लगवाने वाले हैं। उस वक्त हमारा खून खोल गया। खून क्यों खोला मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां एक लाइन लिखी हुई थी कि 15 साल से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिली। ये लाइन अखबार की हेडिंग है। सरेआम वो आपको बता रहे हैं कि आपके बच्चों पर ट्रायल हो रहा है। सारी दुनिया में प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि mRNA बेस्ड टीका पहली बार बना है और भारत में बना है। DNA बेस्ड टीका भी पहली बार बना है और भारत में सबसे ज्यादा डोज बनी है। जब कोई टीका पहली बार बना है तो कम से कम उसको सुरक्षित तो हो जाने दो, कम से कम उसको इतना तो हो जाने दो कि किसी को लगे, फायदा हो कि ना हो, कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो फायदे का तो पता चलेगा, फायदे या नुकसान के बात का पता चलता है जब कुछ वक्त जाता है। भाई मान लीजिए आज मुझे कोई दवा खाई मैंने या कोई इंजेक्शन लिया, उसका असर क्या होगा ये बात जरूरी थोड़ी ना साथ के साथ पता चले। उसका असर तो 2 साल बाद भी हो सकता है, उसका असर तो 10 साल बाद भी हो सकता है। क्या आप यकीन करते हैं कि 10 साल बाद भी असर हो सकता है? कब करते हैं? बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए आप इस बात पे यकीन करते हैं कि उसका असर 10 साल बाद भी हो सकता है, तो सोचिए जो अभी फिलहाल में सुरक्षित नहीं है, उनके जब 10 साल पुराने कोई ट्रायल नहीं हुए। भाई अपने पास बीमारी आती है 2020 में, उस बीमारी का जो मतलब टीका है, उसका इलाज कह रहे हैं कि उस वायरस कितना म्यूटेट करता है इसका नहीं पता है हमको। ये कह रही है सरकार कि अगला एक वेरिएंट आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, म्यूटेशन होती है। लेकिन उसका जो टीका है वो उसी वक्त आ जाता है, 4-6 महीने बाद ही। आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ कि कम से कम 10 साल का ट्रायल ना हुआ हो। छोटे बच्चों पे क्या असर होता है, बड़े बच्चों पे क्या असर है, उनका बुजुर्गों पे क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज पे क्या है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन पे क्या है, दिल के मरीज हैं उस पे क्या है, या और कोई बीमारी में अगर लगा दिया जाए तो क्या साइड इफेक्ट हैं। वो सारी चीजें चेक करने के बाद कोई टीका अप्रूव होता है कि हाँ भाई अब ये पूरी तरह सुरक्षित है। अगर किसी को साइड इफेक्ट हो जाए तो कंपनी उसके बदले में उसके घर वालों को मुआवजा देती है बकायदा। जो अपना शरीर देता है ना टेस्टिंग के लिए, कंपनी कहती है कि जैसे गरीबी है कहीं पर, तो बिहार जैसे इलाके में जहां पर पहले ही दिहाड़ी पे मतलब उस पे दाल भात पे जो पूरी दिन की दिहाड़ी कर लेता है फैमिली पूरी, तो वहां जाकर के वो वहां से लोगों को लेके आते हैं, मतलब शरीर मांगते हैं, तुम अपना शरीर दे दो, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम इसके ऊपर,
अगर ठीक हो गया तो बढ़िया बात है, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तेरे घर वालों को इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो वो सोचता है कि यार मैं वैसे भी बेरोजगार हूं, काम धंधा कुछ है नहीं, चल मेरे मरने तो मेरे घर वाले मेरे बालक पढ़ जाएंगे, वो ठीक पढ़ जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो अपना दे देता है शरीर गरीब आदमी। जैसे कई बार ट्रक ड्राइवर जो है वो ड्राइवर दे देते हैं कि तनख्वाह मिलती रहोगी, तुम्हारे नाम की जेल भुगत ले, होता है ना ऐसे, एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे करके, ऐसे ही करके वो शरीर ऐसे दे देते हैं। तो वो लोग शरीर देते हैं अपना, बाकायदा ये उनके साथ डीलिंग होती है कि उसके साथ कुछ हो जाए तो उसको मुआवजा मिलता है घर वालों को। और यहां पर सरेआम 135 करोड़ लोगों के शरीर के साथ बिना किसी डील के, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सबूत के, बिना उसकी सुरक्षा के, बिना किसी की जिम्मेदारी तय किए आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि इसको होने दिया जाए? क्योंकि आज अगर आपके गांव में किसी की कमजोर के साथ हो रहा है तो कल को आपके साथ भी पक्का होएगा। जिस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले, आप गौर करिए, सबसे पहले उन्होंने क्या चीज रोकी? सबसे पहले सबसे कमजोर आदमी को पकड़ा। और मुरैना में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के अंदर देखिए, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां सबसे ज्यादा, यहां तो चुनाव होने थे इसलिए यहां इतना प्रेशर नहीं दिया। पंजाब में, यूपी में, जहां उत्तराखंड में, जहां जहां गोवा में वहां चुनाव होने, वहां कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जहां चुनाव हो चुके हैं उन जगह पर बाकायदा कलेक्टर्स ने यह आदेश पारित किया कि आपको राशन नहीं मिलेगा अगर आपने दूसरी डोज नहीं ली है। तो आपने सुने होंगे अखबारों में। अब क्यों राशन लेने वाला आदमी कौन है? समाज का सबसे कमजोर आदमी। भाई गरीब आदमी है इसलिए वो राशन की लाइन में लगा हुआ है। अब उस गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया कि तेरे को ये लगवाना पड़ेगा। वो चाहता नहीं है लगवाना, पर वो बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकता क्योंकि उसका काम धंधा पहले से प्लानिंग के तहत बंद कर रखा है। अगर वो रोटी कमा रहा होता, अगर उसका काम चल रहा होता तो वो 2 मिनट में उस डॉक्टर को बोल देता निकल यहां से, दबाओ, तेरे बच्चे नहीं, हम जारी करके खा लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन अपने शरीर, अपने बच्चों को ऐसे नहीं देंगे। क्योंकि एक एक आदमी को मालूम था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए तो ले नहीं रहा, इसलिए तो दिखा रहा है, हिचक रहा है। तो सबसे गरीब आदमी को पकड़ा। अब उस आदमी के खिलाफ, उस आदमी के लिए आपके दिलों में पहले से ही जहर भर रखा, पहले से भर रखा है। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, उनके बालक रोज उनको बाढ़ दे के सोते हैं कि इनकी वजह से हमारे बालक नौकरी नहीं लगते। ध्यान करो, यानी कि आपके दिल में पहले से यह कर रखा है कि ये तो हमारे हक खा रहे हैं। तो आप समाज के टूटने का फायदा उठाया उन्होंने। फिर उन्होंने दूसरे कमजोर आदमी को पकड़ा सबसे ज्यादा, जो घरों में अकेले थे, बुजुर्ग। जो तुम्हारी पेंशन की वजह से हो रही है घर में, ये भी दिमाग में गलती से ना कोई गलत हरकत कर दी अपने मां बाप के साथ, तो चौपाल में बैठे हुए इन पॉलिटिकल पार्टियों के गुर्गे ये साबित करने पे लगे रहते हैं कि समाज ही खराब होगा भाई, कुत्तियों मारा टेमाला भाई, बालक तो सुनते नहीं भाई, बालक तो इतने निकम्मे हो भाई। तो उस मां बाप को, उस बुजुर्ग को यह लगता है कि तेरी पेंशन की वजह से तेरी इज्जत हो रही है। हाँ जी, उस चक्कर में वो उसकी बातों को, मतलब ये सोचा कि यार पेंशन बंद होगी तो कदे खाम खाई, मतलब घर बोझ बन जाऊंगा, घर क्या पे, उस चक्कर में उसने लगवा लिया। फिर नंबर आ गया, अब भाई ईद थारे सरकारी काम कौन और देवा। एक आदमी जावे डीसी दफ्तर में सारा दिन का, मतलब अपना काम धंधा छोड़ के जावे और उन्हें जाके फिर वो पढ़न नहीं देख, फिल्म सर्टिफिकेट दिखा, वो अकेला है, क्यों कर रहा है, ऊपर वर्दी पर आदमी खड़ा है और डंडा लिए खड़ा है, अब नहीं तो ऊपर अखबार में आ जाए कि तारे ऊपर मुकदमा हो जाओगा। वो सोचा एक आदमी की यार फिर चल गए उल्टा, और क्या है भी अगला तबका पकड़ा उन्हें, बालक नौजवान तो कतिये नहीं लेने लगा, दिन का तो समझ में सोशल मीडिया के थ्रू आ भी गया था। बालक ने कहा कि तुम नौकरी नहीं लग पाओगे, कितने भी नौकरी करने जाओगे या फार्म भरोगे या पेपर देने जाओगे तो तुमने सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा भाई वो तो नौकरी धक्के तो देवे ही है, कोई बड़ी नौकरी है खूब, अब मेरे जो कहते। ये नहीं समझा हम लोगों ने कि पूरे समाज में नौकरियों का जो प्रतिशत है वो केवल 1% है। यानी 1% नौकरी के लालच में 99% ने वो लगवा ली।
बालका ने। हमने क्या हम आवाज उठा रहे थे उस टाइम पे भी, जिस टाइम पर ये नौकरियों के लिए दबाव बना रहे थे। और इसका सबूत बताता हूं मैं आपको। ड्राइवर की भर्ती थी, हाईकोर्ट के ड्राइवर की भर्ती। उस टाइम पे बढ़न नहीं दिया था कुछ बालक चंडीगढ़ में। मेरे द्वारा फोन आ गया 9:45 बजे के करीब कि भाई साहब बुला रहा था, बढ़न नहीं दे रहे हैं। मैं बाई चांस उसी दिन सवेरे 6 बजे पहुंचा था, किसान आंदोलन चल रहा था अपना उस टाइम पे। तो मैं फटाफट जिस हालत में था मैं पहुंच गया। उड़े पहुंचने में मैंने 15-20 मिनट लगे तो 10:15 हो गए। पेपर 10 बजे अंदर शुरू हो लिया था। तो जितने बालक बाहर बैठे थे, जितने भी नौजवान साथी, मैंने उनको बोल दिया भाई हम यहीं बैठेंगे धरने पे, किसी भी हाल में हम या तो पेपर देकर जाएंगे, नहीं तो जो से भीतर बड़े हैं उनका पेपर कैंसिल कराओगे। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम सर्टिफिकेट दिखाओ? और ये कौन सी जबरदस्ती है कि पेपर देने के लिए मतलब सर्टिफिकेट दिखाना? या तो तुम गारंटी ले लो कि ये लगवाने के बाद में आपको ना तो मुंह ढकना पड़ेगा, ना आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, ना आप में तीसरा वेरिएंट आएगा, ना आपको चौथा लगेगा ना तीसरा लगेगा। भाई 2 लगवा के पिंडा छटा लोगे, इतनी दे दो आप लिख के, ना बात खत्म, हमने कोई टेंशन नहीं है। और तुम यूं भी लिख के दे दो कि सुरक्षित है, किसी बालक का कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर आप गारंटी नहीं लेते हो तो मतलब फिर हम नहीं लगवाओगे, फिर नहीं लगवाओगे भाई। हम जब गए वहां, हमने धरना दिया, सड़क के ऊपर बैठे, पुलिस भी आई, हमने बता दिया हम नहीं उठे भाई, और सेंटर से भी आ गए थे बालक। और फिर हाई कोर्ट के नुमाइंदा एक आया, वो हमारे से एप्लीकेशन लेके गया। उस एप्लीकेशन के बाद में फिर हमने हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्लान किया। हम वकील से मिलने जा रहे थे और जब हम रास्ते में थे तो दोपहर का सेशन शुरू हो गया था। दोपहर बाद भी एक पेपर होना था। दोपहर उस जो सवेरे हमने वहां अपने हक की आवाज उठाई, उसका फायदा यह हुआ कि जब दोपहर बाद पेपर था वो ही हाईकोर्ट वाला है, एक भी जगह पर कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहा था, रोल नंबर चेक हो रहा था, ना कोई मुंह का छिक्का उसका चेक, ना कोई कुछ, जरूरत नहीं, सीधे पढ़ो। और उसके बाद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के हुए, सब इंस्पेक्टर के हुए, किसी बालक का कुछ भी नहीं पूछा ना भाई। लेकिन लोगों ने सोचा कि एक देवेंद्र बलारा हुआ बोलेगा, जितना हुआ फोन आ जावे, ई भाई फोन आवा रास्ते में 20-30 फोन तो नहीं आया। बोला जी आशा वर्कर आई थी और वह धक्का कर रही है जिलान ने, और मैंने को मैं तेरे गांव में आया कि बताऊंगा के मैं उस आशा वर्कर में मैं धमकाऊंगा के थारा गांव मर लिया के थारा अपने लोग कौन समझाए जाने के। बोला जी कोई सुनता ही नहीं। अरे सुनेगा तो जब ना जब बात समझाओगे उन्हें, सिर्फ इतना कहते क्यों कर समझ में आओगा कि मतलब यह सच्ची है, फ्रॉड है कि गलत है कि सही, इतनी 2 लाइनों में थोड़ा बात समझ में आवे, बात तो पूरी समझनी पड़ेगी ना। इसलिए इस टीके के पीछे के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। अगर यो नहीं समझ में आया फिर अपने न्यू ब्रेन रह जाओगा। अब भाई सच है कि झूठ है। जैसे मान लो सरकार के फेवर के लोग या जिनसे इस बीमारी ने बीमारी मानना है, इसने बीमारी मानना है केवल पढ़े लिखे लोग, जिनसे नौकरी लाग रहे हैं, सारा दिन टेलीविजन पर बैठे रहे हैं, केवल वे जो टेलीविजन नहीं देखता समाज में बैठा है उसके समझ में आ रही है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। लेकिन जो टेलीविजन पे बैठा रहा है और जो अपने आप ने डिग्रीधारी कवा है उसके नहीं आ रहा कत्ती समझ में, वो तो 4 लाइन भी उसका कुछ नहीं, वो 4 लाइन भी उसने दे रखी है सरकार के नुमाइंदा ने। पहली लाइन भाई ये जो इतने मरे थे ये के था, दूसरी लाइन जिनके मरे उन्हें पूछ कर देखिए, तीसरी लाइन चल मान लिया भारत में नहीं हो रहा है कि पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है, चौथी लाइन फिर भाई देश का प्रधानमंत्री जो है वो अपने देश के लोगों पर मार देगा तो राज क्या करेगा। अरे एक और 5वीं लाइन है जब कोई और जवाब ना पावे तो बोला बात तो जिन्हें सारी बात जा दो ना, जब पूरी बात एक एक बात का जवाब दे दो लॉजिक के साथ, फिर लोग भाई बात तो तेरी ठीक है पर कुछ न कुछ तो है। इसके अलावा तो नहीं कोई भी लाइन करना पढ़ा लिखा आदमी जो अपना शाना बना है वो आदमी, तो वो जो कुछ न कुछ है वो कुछ न कुछ बना के हमारे बीच में पेश कर दिया। अब समझना है
कि ये लोग इतने सारे दूसरी लहर में क्यों कर मरे थे, पहली कौन मरे थे, पहली में कोई नहीं मरा। कारण मैं आपको बताता हूं, 2019 तक हमारे देश में, मैं 16 की रिपोर्ट बता रहा हूं, 2016 की रिपोर्ट है यार, हमारे देश में लगभग 20 लाख आदमी हार्ट अटैक से मरता है, लगभग 20 लाख बच्चे 3 बीमारियों से मरते हैं, कुपोषण की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से और दस्त लगने की वजह से। आपको जान के हैरानी होगी कि 2020 के लॉकडाउन के बाद ना तो एक भी बालक कुपोषण से मरा, ना एक भी बालक जो है इलाज ना मिलने से मरा, अब ना एक भी आदमी हार्ट अटैक से मरा, सारे के सारे इस बीमारी से मरे। एक्सीडेंट पे भी मरे हैं ना, उनके भी ये दिखाया कि बोला इसके इस बीमारी से मरे। फिर दूसरी कहानी आईसीएमआर का, आप लोग जो है जितने भी बड़े नौजवान बालक यहां खड़े हैं ना, ये सारे के सारे बच्चों के लिए लाइन बोल रहा हूं, आपके मोबाइल में रिकॉर्डेड है। U07.1 और U07.2 ये 2 बिंदु थे जो आईसीएमआर ने अपने डायरेक्शंस दे रखे थे, जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ का पॉइंट था। कॉज ऑफ डेथ, डॉक्टरों को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि अगर आपके पास अस्पताल में कोई मरीज आता है तो आपने, अगर वो मर जाता है तो उसके मरने का कारण कैसे लिखना है। उसके अंदर अगर इन दोनों कारणों को डिटेल में पढ़ लोगे, क्योंकि आप इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करांगे, जब ट्रेनिंग होगी ना आपकी यूथ की तो एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये मोटा मोटा ये बता दूं कि इन दोनों बिंदुओं का मतलब यह है कि अस्पताल में कोई मरो वो इसे तो मरा। आई बात समझ में? उस इन दोनों का निचोड़ ये निकला है, ये मैंने इसीलिए बताया ताकि आप लोग जाके सर्च कर सको कॉज ऑफ डेथ। फिर पहली लहर भी भौगण में आई थी, दूसरी लहर भी भौगण में आई थी, और तीसरी लहर भी 4 महीने हो गए हंगा ला रही, आऊं आऊं आऊं, और आ नहीं रही, भी भौगण आने वाला है। तीसरी लहर भी भौगण में आओगी, 1 महीने के बाद आपका बुखार होगा। सुशील आज आया नहीं, खटखट टोल कमेटी की मीटिंग है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए वो वहां पे लगा, तो मेरी ड्यूटी लगी थी आपके बीच आने की। तो वो सुशील बड़ा बताता होता है, बड़ा सबको आपने देखी भी होगी उसकी वीडियोस, 248 तरह के बुखार बताया आयुर्वेद के अंदर, और जो इस भौगण में जो बुखार हुआ है इसके वही लक्षण है जो इस बीमारी के बता रही सरकार। और सरकार ने यह बेरा है कि ईब एंटीबायोटिक काम नहीं करती मार पर। याद हो अगर कदे जिसने अपने बालका का इलाज कराया हो बचपन में, जो ये हमारे जिस उम्र के बालक हैं, पहले जो एंटीबायोटिक वो 100 mg की होया करती, फिर 125, फिर 150, फिर 200, फिर 300, 250, फिर 300, आजकल 625 mg की एंटीबायोटिक आती है। 625 mg से कम काम नहीं चलता, और सही बताऊं 625 भी काम करना बंद कर चुकी है। एंटीबायोटिक जिस शरीर पर लगे वो काम करना बंद कर दिया। मान लो आपके ऊपर एंटीबायोटिक काम करना बंद कर चुकी है, आपका बुखार में आपने सही एहतियात नहीं करता। जैसे अब भौगण वाले बुखार की खासियत बताऊं मैं आपने, अगर आप सादा पानी पीते रहे, मतलब इसमें आयुर्वेदा क्या बताता है कि आपने अगर पानी पीना है तो उबाल के और ठंडा करके पीना है। पका हुआ पानी बोलते हैं उसको। अगर आप पका हुआ पानी नहीं पियोगे तो पूरे चांस से आपका बुखार टाइफाइड में बदल जाएगा। अगर बुखार टाइफाइड में बदल जाए और आपको आईसीयू में भर्ती कर दी जाए, आईसीयू एसी में भर्ती कर दिया जाए, तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना डाउन हो जाएगा कि आपके फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, आप मर सकते हैं। तो आपको जो आईसीएमआर ने डायरेक्शंस दी थी, जिस टाइम पे दूसरी लहर आई थी, वो डायरेक्शंस नहीं देखी आपने, क्योंकि हम लोगों को इतना स्टडी करने की आदत नहीं है। बंगाल के चुनाव चल रहे थे, 27 अप्रैल को बंगाल के चुनाव बंद होने थे, चुनाव प्रचार। उससे पहले आईसीएमआर ने हर सरकारी और बड़े प्राइवेट अस्पताल को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के अंदर साफ निर्देश थे
कि किसी भी मरीज का इलाज होम्योपैथी, आयुर्वेदा या प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी से नहीं करना है। जो भी मरीज आएगा पहले उसका टेस्ट होगा और फिर उसका ये इलाज होगा। जिसमें वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची थी, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन भी अभी ट्रायल पे था, वो भी सुरक्षित नहीं था। और जो स्टीरॉयड और जो दिए गए उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भले चंगे गए थे। या तो आप सरकारी अस्पताल में चले गए या फिर आप किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में गिर गए, सवेरे तक आदमी पाया नहीं अपना। जिसने देसी इलाज कर लिया, घर में रह लिया, गांव वाले डॉक्टर चेक करवा लिया, आयुर्वेद चला गया, या फिर याद हो तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, किसी ने नाम सुना? डॉक्टर बीआरसी सुना भाई किसी ने? नौजवान साथियों, इंटरनेट के ऊपर बहुत है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने अपने अस्पताल के अंदर सरकार के 60,000, 1 2 3 4 60 नहीं, 60,000 मरीजों का इलाज किया। ना तो एक भी मरीज ने मास्क पहना, ना सोशल डिस्टेंसिंग हुई, ना किसी को दवाई दी, केवल डाइट कंट्रोल करके और अस्पताल में 3 दिन रखने के बाद 100% सुरक्षा के साथ कर दे, जा एक भी डेथ नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि एक आदमी 60,000 लोगों का 100% इलाज करके घरा भेजा है? और भारत सरकार के और अपने स्टेट की सरकार के अस्पतालों में लोग मरने लग रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने उस आदमी को सर्टिफिकेट दिया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस आदमी का नाम दर्ज होया। तो प्रधानमंत्री का फर्ज यह होना चाहिए था ना कि भाई ये जो WHO की रिस्ट्रिक्शन है ये तो बकवास है और इस आदमी का इलाज पक्का है इस बीमारी में, होना चाहिए था ना। उल्टा होया कि भारत सरकार की ICMR की गाइडलाइन ना मानने के लिए उसके ऊपर गैर जमानती FIR और वारंट जारी कर दिए। कमाल हो गया भाई, आदमी ठीक करने के लिए उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज। मैं तो आपने देखा ही था, मैं लोगों ने समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी IPC में, CRPC में कितने भी मुंह ना ढकड़ का कोई चलान नहीं है, कानूनन जुर्म नहीं है, मारी के धक्का हो रहा है। सारी दुनिया में इतनी रिसर्च है जो ये बताती है कि अगर आपने पूरी तरह से ऑक्सीजन लेनी, हवा लेनी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना छोड़ी और वह कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो आपके लंग्स को नुकसान हो जाएगा, यहां तक कि लंग्स कैंसर तक का भी खतरा है। तो इसका मतलब जो आदमी हमारा मुंह ढकने के लिए जबरदस्ती कर रहा है वो हमारे को हत्या के लिए मजबूर कर रहा है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, जब भारत सरकार ये कहती है और जब वो उस टीके को बनाने वाली कंपनी कहती है कि भाई ये टीका लेने से पहले तुम्हारे को पता होना चाहिए कि किस किस ने लेना है और किस किस ने नहीं लेना है और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, तो वे साइड इफेक्ट डॉक्टर ने बताने चाहिए मारते ही। तो कम है कि आदमी पढ़े लिखे थोड़े ना है, वो इतने शाने थोड़े ना है कि अपने आप वेबसाइट खोल लेंगे, अपने आप उसमें देख के ना पर्चे न काट लेंगे, अंग्रेजी और हिंदी में जो कुछ लिख रहा है उसमें पढ़ लेंगे। हमारे तो नौजवान है, तो इतना टाइम नहीं है। इनका नेटफ्लिक्स की सीरीज चली जावे, गेम खेल रहे हुआ खाम खाई मिस हो जावे, कोई और दूसरी सीरीज फिल्म वालम देखनी हुआ नुकसान हो जावे है। इन दौरान तो इतना टाइम कित है भला, नुकसान बना हो जाए अगर काम की चीज तो लेंगे तो वे चीज कौन बताओगा? ना डॉक्टर बता रहा, ना प्रधानमंत्री तो ना ठेका ले रहा हो, ना वो बता रहा, ना कोई मुख्यमंत्री बता रहा, ना कोई विपक्ष का नेता बता रहा, ना कोई गांव के PHC मार वो बता रहा, ना गांव का सरपंच बता रहा। कमाल की बात तो यार उनकी सरपंच में तो डंडा हुआ है कि तमिलनाडु फटाफट सारे गांव में करवाओ उसका नाश गांव का। जिसने बेरा वो किल की मार छिक लिया, ये तो चलो परमात्मा ने इसी मेर राखी, ईब आप लोगों का समर्थन मिलने लग गया, गांव गांव में बेरा लाग गया, किल की मार रहे थे छोरे पंचारे के। नहीं तो मैं अपने सच्चाई बताऊं, झूठ नहीं बोलता, कभी सांझ का टाइम है, उधर में भी नहीं बोलता हूं। तो मैं
क्योंकि मुंह दिखाना हुआ है, फिर कल नहीं फिर आऊंगा। तो मैं सुशील से बात करने लगा था इस गिरफ्तारी से 2 दिन पहले, जींद में थे हम, तो उसके उनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था। हम बैठे, मैं बोला यार सुशील, करते कहने लगा, बोला यार मतलब समझ रहे यार लोग बेड़ा नहीं, मतलब पागल लगते हैं। अनु कह रहे हैं बोला पेंशन रुक जाएगी। हमने कह लिया पेंशन खातर लवाने की जरूरत नहीं है, जब तभी मानते हो ना सुरक्षित है ठीक है तो लवाओ, पेंशन खातर मत लवाओ, पेंशन का इलाज आ जाओगा। तारी पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, बार जमा है, कटवा लेंगे जिस दिन इलाज होगा इस गाड़ी का, इकट्ठी कटवा लेंगे, 3 दिन 3 महीने की 6 महीने इकट्ठी कटवा लेंगे। भारत पेपर नहीं दे पाओगे। एक बात बता दो बालकन भाई नौजवान साथियों ने, पेपर थारे हो वहीं जाओ, नौकरी खातर सिलेक्शन होने जाओ, ज्वाइनिंग कौन होगा गारंटी है। कितना हम ला लियो तभी तो नौकरी खातर ना लो आइयो भाई, नौकरी का हमने नो लगता हो ना कि ठीक कर रही है सरकार तो 100 बार लगाओ ना, कोई नहीं रोकता। पर अगर ये लगता हो कि गलत है तो नौकरी खातर, फार्म भरण खातर, पेंशन खातर, अटेंडेंस हाजिरी लाने खातर नहीं लगाना। फिर कामरा में इलाज करेगा बैठ के, पंचायत बैठ के चर्चा करेंगे, सरकार के नुमाइंदा बुलाओगे, भाई तभी नहीं धक्का क्यों कर रहे हो। जो कर किसान आंदोलन में बेड़ा लाग गया और नरेंद्र मोदी ने 1 साल बाद से माफी मांगी कि मैं गलत था तभी ठीक थे, न्यू आकर ये भी इनका भी मांग लेगा। जिनसे मुकदमे हुए हुए भी उल्टे ले लेंगे, दूसरे सस्पेंड करे हुए भी ठीक हो जाओगे, ये सारी बात मान लेगा वो। जिनसा ये मुकदमा होया है ये भी उल्टा हो लेगा, और एक आशा मैडम का तो शाम में होया उसके ऊपर वो भी होगा वापस। तो मतलब ये हो गया कि वह जो फैक्ट शीट पटन का टाइम था, उस टाइम पे जब सुशील कहने लगा बोले यार बचावा के ऊपर जो सारा एक के घर गांव में मारा बचेगा, जो करे तो जो करे एक घर मारा बचेगा और एक घर सुशील का बचेगा उसके चांदपुर में, एक फिर किसी और घर का बचेगा, तो फिर एक लेके तो कौन छोटा है, ये तो घर में पड़ के मारेंगे। क्योंकि आसाम में और जम्मू कश्मीर में ऐसा हो चुका है, पुलिस हरियाणा में बाई चांस किसान आंदोलन का जो जज्बा था वो बचा हुआ था। तो अच्छा एक बात बताओ, जल्दी तो नहीं ना आप लोगों को जाने की, आमा कदम मैं काम खाई बोली जाऊं लंबा। हाँ तो बोला भाई कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा देवेंद्र, मैं एक इलाज तो है इसका, मां के वहां बलि देनी पड़ेगी। जो अगर संसद में बम फेंका था ना भगत सिंह ने, तो इस बम तो नहीं फेंक सकते आपा तो अपनी जान तो देश का। हाँ तो फिर सारी बात बता के मखद जाए आपा आपस में या कोई एक आदमी अपनी बलि दे दे। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं बलि दे दूंगा अगले महीने 1 महीने तक। तो उन्होंने मेरे को बोला तू थम जा, थोड़ा हक गणा तोड़ना कर है, कोई न कोई इलाज होगा, बलि तो देनी पड़ेगी 100% है कति 750 तक बलि ले तो है अगले ने, ये तो है जाटे में बरसात में, तो बलि तो देनी ही पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन टाइम नहीं है उसने बताया। मगर चल भाई जब टाइम आओगा जब दे लेंगे, फिर और क्या है भाई तू बता दिए जब गंदा होगा आप तो तैयार। हाँ पहले नंबर पर। और फिर ये इंसिडेंट हो गया, बाय चांस लोगों में इतनी जागृति आ गई, ईब नो हुआ है भाई, ईब बलि देने की जरूरत नहीं है, ईब जी के करना चाहिए काम। ईब या जागृति जो है या मशाल है या रुकनी नहीं चाहिए, फिर तो जैसे दीवे का दीवा लाया करे, फिर तो न्यू जागृति की मशाल चालू हो गए। तो असल बात यह थी, जो सिर्फ सवाल था हमारा वो ये था भाई जय मेरे को ये डॉक्टर टीका लाना होगा, तो उस फैक्ट शीट में ये लिख रहा है कि पहले नू देख लो किस ने यो नहीं लगवाना। तो उसमें नू लग रहा है कि भाई डॉक्टर तक बताना चाहिए पहले कि तारे कोई एलर्जी तो नहीं, थारे कदे बुखार तो नहीं होया हो, कदे कौन सी दवाई चल रही हो, कोई क्रोनिकल डिजीज हो, कोई और बीमारी हो, तो मैंने एक बार बताई हो जिसने लगवाया है उसकी डॉक्टर ने बुझ जाइए सारी बात, नहीं पूछी ना, एक तो पूछी थी, हाँ पूछी होगी दादा, लेकिन ज्यादातर लोगों से नहीं पूछी। दूसरे नंबर पे ये तो एक होगा, दूसरे नंबर पे फिर वो बताओगा डॉक्टर
कि कंपनी की फैक्ट शीट में ये साइड इफेक्ट लिख रहे हैं। मैं नहीं बना रहा, ना मैं बना रहा, ना बनाई बनाई बात कह रहा। जितने नौजवान साथी हैं, जिस कंपनी का टीका है उस कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, उसकी वेबसाइट पर जाके उस टीके के ऊपर क्लिक करो और उस पर फैक्ट शीट है उस पर क्लिक करो। और जब उसमें क्लिक करोगे उसमें साइड इफेक्ट की लिस्ट है। क्या साइड इफेक्ट है वो बताऊं। वही साइड इफेक्ट भारत सरकार की वेबसाइट पर है। वो क्या है भाई, थारा खुजली हो सके हैं, शरीर पर दाने पड़ सके हैं, जोड़ा में दर्द रह सके है, मसल्स में पेन हो सके है, मांसपेशियों में आपको सिर में दर्द रह सके है, 5-4 दिन तगड़ा बुखार हो सके है, आपकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ सके है, आपके क्लोटिंग हो सके है। क्लोटिंग अगर दिमाग में होगी तो ब्रेन हेमरेज, दिल में होगी तो हार्ट अटैक, शरीर के दूसरे अंगों में होगी तो लकवा, और अगर प्रजनन अंगों में हो गई तो नपुंसकता और बांझपन। देखो ऑब्वियस सी बात है ना, वहां नस रुकी तो वह चीज काम करना बंद कर देगी। तो और साथ ही साथ यह लाइन भी लिख रखी कि कुछ केसेस में 21 दिन के अंदर अंदर मौत भी हुई है। यह बकायदा कंपनी ने लिख रखी। यह बात आप लोगों को बतानी चाहिए थी डॉक्टर ने। किसने बताई है ये बताओ, एक बताओ जी, कौन बताई ना, ये किसी ने नहीं बताई। अच्छा, अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो 18 साल के कम उम्र के बच्चे को अगर लगे तो उसके मां बाप को बकायदा स्कूल में बुला के उसको सारी बात बता के एक रिटन कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाना होता है। क्या वो करवाया किसी के बालक के लाड़ से पहले? हाँ। तो यह सरासर गलत है कि सही है, पहले तो न्यू बताओ। हाँ जी, गलत है कि सही है? बता दो दिया। और अगर गलत है तो आपने चुप रहना चाहिए कि आवाज छानी चाहिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? चुप हो रहे हैं वह गोली लवाने तो काम कौन चालता हो। एक बात समझ लियो भाई नौजवान साथियों, अगर आपको यह लगता है कि यह षड्यंत्र खाली आपके टीका लाने का है तो यह आपकी गलतफहमी है, यह कति गलतफहमी है। टीका लगाने के लिए नहीं हो रहा ये सब कुछ, ये हो रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। आप अभी तो आजकल मेरा फेसबुक भी, अब यूट्यूब तो खुल गया, मेरे फेसबुक बंद है, नहीं तो मैं वहां लिखता रहता हूं बकायदा। हिंदी वाली जो मेरी आईडी है, जो पेज है मेरा वो उड़ा दिया उन लोगों ने, लेकिन मैं ट्विटर पे लिखता होता हूं। डॉक्टर देव 7 करके है, DRDEV7 करके, तो उस ट्विटर हैंडल पे मैं लगातार लिखता रहता हूं। जो बच्चे नौजवान यूज करते हैं उनके लिए बता रहा हूं। वहां पे मैं रोज की रोज बता देता हूं कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। ये जो आज चल रहा है ना, ये मैंने मई 2020 में बताई थी। जब किसान आंदोलन में जब मैंने खेती के कानून पढ़े थे तो कति क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि भाई विनाश कति तय है। और जब जिसके न्यू बैन हो गया, 3 खेती के कानून उल्टे हो लिए हैं, ये दोबारा नहीं आते, तो ये भी गलतफहमी है। बैकडोर से आने लग रहे हैं, बीज का कानून अलग आने लग रहा है, खेती के लिए पानी का कानून अलग आने लग रहा है, पराली वाला भी आवेगा एनवायरमेंट के लिए, और ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आवेगा। आपकी जमीन जाएगी ही जाएगी, 100% जाएगी। ये बात 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है, एक बार संसद में और एक बार लाल किले की प्राचीर से, कि इस बीमारी के बाद आने वाले टाइम में दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो आएगा। क्योंकि अलग अलग मुल्कों में अलग अलग जगह पे पॉइंट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को अधिकार दे दिए गए हैं कि अगर कोई आदमी ये लगवाने का मना करे है अगली डोज, तो उसके घर तक काट के उसके घर तक ताला लगाने का अधिकार पुलिस को दे दिया गया है कि तारे घर तक का डर, चलो कितने जाओ कोई ठिका नहीं। उसके सारे नागरिक वाले अधिकार सारे सीज करने का प्लान बना लिया है। ये चाइना के अंदर बकायदा छोटे छोटे बक्से आ चुके हैं, और जिस आदमी को पॉजिटिव आवे उसने बंद करके उसमें 15 दिन तक परमानेंट बंद करके रखे हैं कि लगवार फिरा जब कोई मना कर दे तुम। और उस बंद
वो कैबिन है जो 12 ग्राउंड में मैं दिखा दूंगा, मैं मेरी वहां ट्विटर पे मिल जाएंगे आपको। तो पूरा का पूरा खेल अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीके से चल रहा है। भारत में भी केवल हरियाणा के अंदर बचा हुआ इसलिए है कि हरियाणा जाग लिया है। पंजाब में चालू होगा इलेक्शन के इमीडिएट बाद में, राजस्थान में गहलोत सरकार पूरा हंगा ला रही है, असम में कम्युनिस्ट पूरा हंगा ला रहे हैं, उधर महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे शिवसेना वाला पूरा जोर ला रहा है। तो जब किसी का निर्णय हो कि केवल भाजपा कर रही है तो यह भी गलत फहमी दिमाग से निकालती हो भाई। कांग्रेस की सोनिया गांधी इस प्रोपेगेंडा को शुरू करने वाली पहली लेडी थी भारत के अंदर। राहुल गांधी की मां जिस टाइम पे यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते, उस टाइम बिल गेट्स की आपराधिक संस्था PHFI इंडिया के अंदर आई थी 2006 में। ट्रिपल P का मॉडल आया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो आपके हर पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट कंपनियों को घुसाने के लिए आया था। आज अगर कोई टीचर यहां बैठा हो, कोई अस्पताल में काम करने वाला बंदा बैठा हो, कोई सेक्रेटरिएट में काम करने वाला बंदा बैठा हो, तो आप देखोगे आपके डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम जो काम है डाटा कलेक्शन के, वो प्राइवेट कंपनी के आदमी कर रहे हैं। जितने भी नौकरी करने वाले आदमी हैं उनके लिए बता रहा हूं। यानी कि आपका सारा डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास है। यहां तक कि आपका आधार कार्ड नंदन नीलकेणी की प्राइवेट कंपनी पे है। अब आप ये देखिए, UHID प्राइवेट कंपनी की, आपका आधार कार्ड प्राइवेट कंपनी के पास, आपका लाइसेंस प्राइवेट कंपनी बना रही है, आपका पासपोर्ट प्राइवेट कंपनी बना रही है, आपका बिजली का सारा डेटा प्राइवेट कंपनी के पास है, गैस कनेक्शंस प्राइवेट के पास जाने वाले हैं, भेल, हेल, सेल, LIC, BPCL, HPCL, लाल किला, रोडवेज, रेलवे, एयर इंडिया, सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आपका पैसा लगा हुआ है इन सारे संस्थानों में। आने वाले वक्त में सेक्रेटरिएट भी प्राइवेट कंपनी को मिलेगा, इसकी भी पूरी गारंटी है, अगर इस पूरे षड्यंत्र को नहीं समझा दो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मोटे तौर पे बता देता हूं, पूरी डिटेल में समझने के लिए 5-6 घंटे का वक्त चाहिए होता है, और खाली टाइम और कॉपी पेन और एक एक चीज नोट कर ले, फिर तुमसे सवाल हो पूछ ले। ये नौजवान बच्चों के लिए बोल रहा हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है, पूरी दुनिया के अंदर कोई बॉर्डर नहीं होगा, पूरी दुनिया पे एक ही शासन होगा। जैसे अगर आप कुछ साल पहले की बात करो, आजादी से पहले जमींदारी प्रथा होती थी, गांव में एक आदमी के पास सारी जमीन होती थी, वही किसी को पैसा दे सकता था, वही काम कर सकता था, वही सरकार से बात करने वाला आदमी था, और बाकी सारे लोग उसके गुलाम हुआ करते थे, खेती काम करा करते, उसमें खाने का दाने मिल जाया करते। यो काम आने वाले टाइम में हो रहा है कि आपके लोकल लेवल पे एक चौधरी बिठा दिया जाएगा, उसी के पास सब कुछ होगा। अगर इस बात पर शक हो तो पिछले 7 सालों के अंदर मिडिल क्लास खत्म होता जा रहा, ना हो तो बताओ। जिस मिडिल क्लास ने वो काम कर लिया, जैसे इस मिडिल क्लास, इस फैमिली की जब ये 2 साल पहले प्रोपेगेंडा चालू हुआ, अगर किसी मिडिल क्लास बालक ने ये मास्क बनाने का अगर वो बना ली, फैक्ट्री बना ली, या सैनिटाइजर बेचने की बना ली, तो वो तो एकदम करोड़पति बन गया, और जो बाकी के काम धंधे वो एकदम से ठप हो गए। यानी जो मिडिल क्लास है वो या तो खत्म होएगा या ऊपर लेवल पे चला जाएगा, बीच का नहीं बचेगा कोई भी। दुकानदार 6 बजे दुकान बंद करेगा, लेकिन मॉल 9 बजे तक खुला रहेगा। लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजन की डिलीवरी को स्पेशल परमिशन मिलेगी। केवल और केवल प्राइवेट जो काम चल रहे हैं और बड़ी कंपनी के काम चल रहे हैं, वो आज तक एक दिन भी बंद नहीं हुए, और हमारे काम पिछले 2 साल से परमानेंट बंदी के कगार पर है। गाड़ियां या तो इलेक्ट्रिसिटी की आ गई है, बिजली की, या फिर गाड़ियां भारत 6 की आ गई है, B6 वाली। जो BS6 वाली जो गाड़ियां हैं वो लोकल मिस्त्री ठीक नहीं कर पाएगा, तो लोकल मिस्त्री भी बर्बाद हो जाएगा, लोकल दुकानदार भी बर्बाद हो जाएगा, दिहाड़ी मजदूर वाला भी बर्बाद हो जाएगा, रेहड़ी फड़ी वाला भी बर्बाद हो जाएगा। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई ऑलरेडी आपकी बंद कर दी गई है।
बच्चे आपके 2 साल से घरों में बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं उनके पास गेम सबसे आगे आने लग रहा है, बड़े बच्चे जो फेसबुक पे लगे रहते हैं उनके सामने एडवर्टाइजमेंट आती है। अपने बच्चों को कोडिंग सिखाएं, आती है ना भाई एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक खोलते ही आपको कोडिंग की एडवर्टाइजमेंट सबसे ऊपर आएगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट आएगी, बिल गेट्स मिलिंडा एंड बिल गेट्स की फाउंडेशन की आएगी, और एनवायरमेंट के ऊपर चिंता जताई जाएगी। ये 4 चीजें आपके ऊपर सबसे ज्यादा आ रही है लगातार। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। आदमियों को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आएगा। ये जो बच्चों को कोडिंग सिखा के ये आपके बच्चों को कोडिंग सिखा के आपकी गर्दन पकड़ने का सिखाएंगे ये लोग। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पुलिस और फौज इनको नहीं चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं अब इतनी फौज कला गई, इतनी पुलिस कला गई, इसमें तो जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनको क्या दिया है वही जानते हैं। जब तीसरा नंबर होगा ना, तीसरी का चौथी में लगेंगे फिर सारे सिरे तक ऊपर उठन, पहले ऊपर ले फिर ऊपर ले। आप देखो आज से 10 साल पहले आपके लिए नॉर्मल बात होती थी क्या चीज, हार्ट अटैक होना 60 साल से ऊपर वाले के लिए, फिर धीरे धीरे 50 साल में होने लग गई, भाई तो 40 साल का भी होने लग गया, भाई तो 20 साल का भी होने लग गए, और आप इसको नॉर्मल मान रहे हैं। जो सबसे खतरे की घंटी है वो यह है कि आप इसको नॉर्मल मान रहे हैं। कारण क्या है? समझने वाली बात यह है कि ये नॉर्मल नहीं है। आपको 1970 में 80 के दशक में हरित क्रांति के नाम पे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज देने शुरू किए थे, जो पेस्टिसाइड अपने खेतों में बोए थे, जो जीएमओ बिना बीज वाले जो आप अनाज उगा रहे हो वो बिना बीज वाली संतान पैदा कर रही है। आप समझिए, खेत का बीज, आपका अनाज का बीज बांध हो चुका है पूरा, उसके अंदर बीज नहीं है, बीज के अंदर बीज। आप अगले साल उस बीज को नहीं बो सकते, या बो सकते हो? आपको अगले साल बाजार से ही लाना पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि जो बीज 3.5 लाख खेती के ऑर्गेनिक बीज बिल गेट्स ने पेटेंट कराए हुए हैं, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट को फाइनेंस करके नॉर्वे के अंदर है, वही बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है इस टिक्के का मटीरियल। कमाल की बात यह है कि जो खेती में कब्जा करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि वो आदमी है तो टेक्नोक्रेट। बच्चे जानते हैं उसको कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, लेकिन बच्चों को यह नहीं पता कि दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार है वो। 3.5 लाख एकड़ जमीन इतने आदमी के पास है। सारे अमेरिका के किसान बर्बाद कर दिए। अमेरिका को कहने चला था एक दिन कि हम खेती में नई क्रांति लेकर के आएंगे। वही चीज जो भारत ने बोली, उसने नीति आयोग की 2016 की मीटिंग में प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट में पेज नंबर 21 के ऊपर लिखा हुआ है कि हम भारत के अंदर नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, भारत के किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जो जॉन डीरे ने बनाई है, और जॉन डीरे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला वही बिल गेट्स है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है फार्मिंग विदाउट फार्मर, बिना किसान के खेती भारत में होने वाली है, तो किसान की जरूरत उसे नहीं है। आमदनी दोगुनी कैसे होने वाली थी कि किसान आधे अपनी जमीन बेचने पे ये मजबूर हो जाए तो आधा पे चली जाए, बाकी की जमीन तो दुगनी होगी, क्योंकि जमीन तो उतनी है, आमदनी तो उतनी है। किसान आधे कर दो, आमदनी दोगुनी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये खेल था और ये हम लोग नहीं समझे। जैसे खेती के कानून समझे थे, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समझौते समझने पड़ेंगे, वैसे ही ताशकंद समझौता समझना पड़ेगा जो उस टाइम पे राजीव दीक्षित ने बताया था, और वैसे ही आज के मौजूदा दौर के अंदर दुनिया भर में जो हो रहा है वो समझना पड़ेगा। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे हमारे खेती के बीज बांझ बना दिए, हमारे डंगरों के बीज बांझ बना दिए। आजकल हमारे द्वारा जो टेर खाकर नहीं है गांव में, वहां भी आपको बीज लाना पड़ता है बाजार से। और आज मैक्सिमम गांव के अंदर जो नए नौजवान छोरे जो ब्याह कर रहे हैं, उनके भी बीज बाजार तैयार है आजकल। आईवीएफ के जरिए हो है बहुत सारे बालकों नए नहीं। तो कहां से आ रहा है ये खेल? नहीं आपको समझ में आ रहा है। ये कैंसर, ये ब्लड प्रेशर, ये हार्ट अटैक, ये आप मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं 1980-90 में कितने आ करते,
किसी का भी कौन हुआ था? 90 के दशक के बाद, 2000 के बाद तो हुआ क्या? 1970-75 में आपको वो दवाइयां देनी शुरू करी थी जो खेतों में डालनी शुरू करी, और उसका असर 10-15 सालों के बाद होना शुरू हुआ है। आजकल आप आसमान पे भी देखोगे ना, तो वो जहाज जो हम बचपन में देख के दो देखा करते, कड़े महीने में 1-2 आया करता, वो जहाज जो पीछे था उसकी पुंजड़ सी बनाया हुआ, आजकल वो आपको खूब नजर आएंगे। वो केमट्रायल होता है, केमट्रायल, जो केमिकल है जो छिड़का जाता है ऊपर से, जो डंगरों के ऊपर पड़ेगा, जो आदमियों की खाल पर पड़ेगा तो वो उनको कैंसर देगा। लेकिन इसके लिए हम जागरूक ही नहीं है। जो रेडिएशन हमारे को मिल रही है, जो ये टावर हमारे घरों घरों में लगा दिए हैं, और आने वाले टाइम में 5G आने वाला है, 2010 के बाद भारत के अंदर रेडिएशन से होने वाले खतरों पे एक भी रिसर्च नहीं है। और 2010 में 2G हुआ करता था, 3G आ लिया, 4G आ लिया, और दुनिया के किसी भी मुल्क में 5G नहीं है, 6G है, 7G है। ये नौजवान बच्चों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं बोला कोई देशों में तो 6G चल रहा है, 7G चल रहा है। 6G और 7G चला हुआ है, 5G नहीं है। अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर लगाया जब उन्होंने, तो एयर इंडिया ने अपनी सारी उड़ान रद्द कर दी अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा 5G रेडिएशन है वहां, और हम ये नहीं देंगे, आपको अलाउ करेंगे। जिसने दूसरी खुराक ले रखी है पायलटों की, ड्राइवरों की, उनमें पूरा खतरा है कि गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। वो इस बात की बाकायदा विश्लेषण और रिपोर्ट छपने लग रही है, इसकी रिपोर्टिंग होने लग रही है, और हम लोग खोए हुए, हमें पता ही नहीं है। टिटोली का मामला पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ। उन लोगों ने जब वो टावर जहां था, वो जब 5G की रेडिएशन चल रही थी, उस टाइम पे उसकी टेस्टिंग चल रही थी, तो बच्चों के गले सूखते थे वहां खेलने वाले बच्चों के। जब आपके करंट भी लगता होगा उन दिनों में, जिसके टावर के नजदीक घर थे ना, उनके 5G की जहां जहां टेस्टिंग चल रही थी, वहीं सबसे ज्यादा मौत हुई। टिटोली के अंदर 60-70 लोग मर लिए 2-3 दिन में। और उसके बाद में जब उन लोगों ने डीसी को बुला के गया कि इसमें आग ला जाएंगे, जब नहीं करेगा तो, जब वो 5G की टेस्टिंग बंद हो, आदमी मरने बंद हो गए 1 दिन तक। ये जो खेल है ना, हमें पेस्टिसाइड्स का समझ में आ रहा, ना हमारे को बीज खत्म करने का आ रहा, ना हमारे को न्यू ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का आ रहा, ना रॉकफेलर फाउंडेशन की जो खेल समझ में आ रहा, ना बैंकिंग सिस्टम समझ में आ रहा। आने वाले टाइम में कन्फर्म बैंक बंद होंगे। ये जो आपकी 1 लाख रुपया सुरक्षित हुआ करता था, 5 लाख किया है ना, ये उसी का खेल है। डिजिटल करेंसी लाने के चांसेस चल रहे हैं, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, और सेंसेक्स के अंदर भाई शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कराए जाए, और फिर एकदम से धड़ल्ले से सारा पैसा फिर से लो। आपका सारा पैसा इन लोगों ने ट्रेन करना है। आप देखिए किसान आंदोलन में गांव का कितना रुपया गया ट्रेनों पे, कहां गया, कहां गया आपका पैसा किसान आंदोलन में? आपने उन्हीं कंपनियों की कोको कोला खरीदी, उन्हीं कंपनियों का पानी खरीदा, उन्हीं कंपनियों के रिफाइंड जलेबियां खाई, उन्हीं कंपनियों को दिया आपने, जो कंपनियां ये किसानों के बिल लेकर के आई थी। हमें पता ही नहीं चला कि हम उन्हीं को मजबूत कर रहे थे रोज के रोज, और गांव के गांव खाली होने लग रहे थे। फिर आपके बच्चों की पढ़ाई के नाम पे, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे सारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों को जान लग रहा है। यहां तक कि जो आप गांव के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, सरकारी स्कूलों को इमेज खराब करके, प्राइवेट स्कूलों की इमेज खड़ी करके, और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया। आपने बताया आपके गांव की जनसंख्या 15,000 है, यही बताया था अभी। 4,000 की जनसंख्या वाला गांव, मैंने ये रिसर्च जो करी थी 2016-18 में, 4,000 जिस गांव की जनसंख्या है, उस गांव में से 53 लाख रुपया 5-6 स्कूल के मालिकों की जेब में जाता है हर महीने। यानी साल का होगा 6 करोड़, 4,000 क्या 6 करोड़, तो आपका 15,000 होगा, 4 गुना होगा, 24 करोड़ रुपया इस गांव में तय प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है आए साल 24 करोड़ रुपया, और 5 साल में 120 करोड़ हो गया। यानी कि 5 साल में सबका गांव अपने बड़का की पढ़ाई पे 120 करोड़ रुपया खर्च करता है। और मैंने न्यू बता दो, पिछले 5 साल में इस गांव में तक कितने बड़का रोजगार मिला 120 करोड़ खर्च करके। हाँ जी, 2, 4 गणित 10,
उस्ताद कहते नहीं ना, यानी आपका सारा पैसा कहां गया? उन्हीं मालिकों के घर, वह बढ़न लाग रहे हैं, आपा बर्बाद होने लाग रहे। बर्बाद कैसे होने लाग रहे कि जब मैं आ रही हूं भाई, इनका बालक जब इकट्ठा पढ़ता हो और बराबर नंबर आते हो, अन्य देखा दोनों भैया का कंपटीशन है और दोनों ने पेपर पास कर दिया और सीट एक है, तो मैं जो दुआ करूंगा रात में कि क्यों ना इसका छोड़े का टांग टूट जा रहा है, मेरा लाग जाए। नहीं करोगे क्या? भाई समाज ने कंपटीशन ने दिया क्या है कि मेरे बालक आगे जाना चाहिए, दूसरे का जब बाहर में जाओ। या जो कल्चर है ये आपके दिमाग को दी गई है बकायदा, बड़ी समझदारी से, पूरी प्लानिंग के तहत 50 साल लगाए उन लोगों ने समाज को बर्बाद करने में। 50 साल थोड़े नहीं होते हैं और हम सोचते हैं बस अगले साल की। हम जो हमारी लड़ाई किस बात पर है? बोला हम गुंजन दोस्तों पार्ट में क्या था, अगुन पाचली पर तो वोट खुलती थी। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है, हमारी इतनी उन्होंने ट्रैक्टर कौन दिया था, हमारी लड़ाई इतनी उन्होंने कसी कौन दी थी। और ये ठीक है न लागे रहने दो इसके काम पे, ये अपना सारे मारे भर के काल नेता पाक जाओगे, सारे बिगाऊ माल बना देंगे। क्यों? क्योंकि किल की मार मार छक जा रहे, लकड़ लो करते बाहर। आज कह लग रहा हूं आप तक कि अगर आपने मेरे जैसे किसी आदमी को नेता बनाया, आपकी जिंदगी और बर्बाद होगी आने वाले टाइम में। और अगर आपने अपने नौजवान बच्चों को आगे जिंदगी जीना सिखा दिया, समाज कैसा होना चाहिए इसके ऊपर चर्चा कर ली, पढ़ाई कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा कर ली, आज से 50 साल बाद इन बच्चों को कैसा देखना चाहते हो उस पर चर्चा कर ली, अगर इन षड्यंत्रों को समझ के गांव के लेवल पे कैसे तोड़ना इस पर चर्चा कर ली, गांव के गरीब से गरीब आदमी को साथ कैसे मिलाना है इस पर चर्चा कर ली, गांव के हर बच्चे को रोजगार कैसे मिले और कैसे इस पढ़ाई इस रुपया माया जाल का बाहर निकले, इस पर चर्चा कर ली, काम कर लिया तो आप अपने समाज में बचा सका। हाँ, नहीं तो आने वाले टाइम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कति पक्का होगा। नरेंद्र मोदी ने बोला है अब ये वोट देर खातर इन्हें चुकरे बका लो, ये हुए उससे के पाओगे। ईद पंजाब में इलेक्शन चल रहा है, ने किसान आंदोलन के नाम पे बैठे थे, जानते फिर वही कांग्रेसी बन के, फिर वही अकाली वाले बन के सवाल पूछना फिर भूल गए। एक भी किसान सवाल में परसों जा रहे थे हम सारे के सारे पंजाब में, एक भी किसान के मुंह में सवाल के पूछना है क्यों नहीं? क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, अपने आप बंधन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, बिला जो कर तू कहेगा, बिला देवेंद्र बुलाना आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, लिबाइश आप नहीं करेंगे। भगत सिंह भी दूसरे के घर में, दिल्ली भी दूसरे का पार्टी रहो। जो फिर बताओ तो सतीश भाई बताओ था, अपा लोग घनी बढ़िया जिंदगी जीना आदमी था। मैं तो 4 लोग मिला करता महीने में, 4 लोग इतना ही खर्चा था। भाई एक आदमी की अपॉइंटमेंट की फीस मेरी 1.25 लाख रुपए थी, किसी बच्चे के बारे में पता करना है उसके पास क्या टैलेंट है, तो अपा 4-5 लोगों ने मिला, इतना महीना खर्चा था मेरा बड़ा। ठीक है, बाकी दिन समाज में आना तो समाज में आकर अपनी बात कह गए। वो एजुकेशन वाला प्रोजेक्ट था मेरा, और नहीं तो अपना ठाक अपना पढ़ा जाएगा ना, अपना सारा परिवार उड़ जाएगा, अपने बालक तेनों का रहेगा। पढ़ने पढ़ने की टेंशन नहीं लेनी है, जिंदगी में वही काम करना है जिसको आनंद से कर सको, उसी से पैसा कैसे कमाना तेना मैं सिखा दूंगा। भाई बंदा बोलना हुआ है आप उसके पैसे ले लेना, किसी ने ड्राइविंग करनी आवेगा वो उसके पीछे खा ले है, किसी ने चाय बनानी है उसके खा ले है, किसी ने जो काम करना आता आप उसे आता हो या फिर उसका जी करता हो। हमने आज के टाइम पे ये हालत हो गई है कि आप ये समझिए कि घर जाए 3 तारीख तो 4 तारीख के बाद लग रहा था आज घर नहीं डाल दिया, ईब घराड़ी लोग तेना तो तलाक सा दे दिया। मैं उस दिन को तुझे बताई मैं करूंगे, मेरी गल तो समस्या यह होगी कि जब घर बैठूंगा तो सरकार रगड़ देगी, कल मैं मेरे घर में अफीम दे रखे नहीं है, और लोग बढ़ूंगा तो फिर तन्ने तो रहना पड़ेगा मेरे बिना। तो ये पापा तो होली समाज के जी मरण चल थे तो फिर जी के कारण में क्या समस्या है, तो जी लो भाई तभी जो जी वही समाज के होली। लेकिन समाज के भी तभी तक हैं जब तक समाज अपने आप तैयार होता है। जब समाज में सोचेगा कि देवेंद्र करेगा तो फिर आप अपने हो जाओगे, फिर बेच जाओगे आपने, कभी पक्की बात। तो रास्ता सिर्फ एक है कि अपन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करें जिसके अंदर उसको खेती के साथ कैसे जोड़े, गांव में जरूरत की चीजें कैसे बने, गांव के हर बच्चे को रोजगार कैसे मिले, इस
पूरे षड्यंत्र को समझ करके अगले 100 साल का खाता कैसे तैयार करें। समाज बताएगा, गांव बताएगा कि मेरे गांव में पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, गांव बताएगा कि हमने ब्याह शादी पे कितने रुपये खर्च करने हैं। बेचारे एक गरीब आदमी जिसका नहीं ब्याह तो होता, वो बेचारा उस अमीर आदमी ने देखकर अपने कट तो डाले हैं, सारी उम्र उसके उस चक्कर में उसने गलत काम करने पड़े हैं। क्यों ना आप ब्याह जो है वो समाज के जिम्मे छोड़ना, क्यों एक गांव भाई भारत तो साझला होया करे सबका, इतना ब्याह नहीं होता, निकाह करते छोड़ी तो सबके काम की रहा करे, साझली रहा करे सबकी है। तो क्यों आप अकेले अकेले बोझ खा रहे हैं, जो बताओ ना। पढ़ाई का बालक का एकला बोझ माँ बाप, नौकरी का एकले की बढ़त, ब्याह की एकले की बढ़त, मकान की एकले की बढ़त, सबके की बढ़त एकला इतना ठारा है। अर्जुन जी मेरा एकले एकली बढ़त में सब उड़ा नाश करने लग रहे कि बड्डा भाई तो 3 रुपए के लोगों को बेच का हुआ शहर में, और उसकी लड़ाई बात नहीं, छोटे के लाओ सामने 15 रुपए खरीद के उल्टी जाएगा काम में, यह हाल हो रहा है। या सच्चाई बता रहा हूं मैं, गांव के अंदर बैठ के मैंने इसके ऊपर सर्च करा है पूरा का पूरा। अगर गांव बैठ के चर्चा करने को तैयार हो, अगर आप अपने गांव का यूथ मेरे को दे दो, हम लोग उसको आयुर्वेदा भी सिखा देंगे, हम उसे स्वस्थ रहना भी सिखा देंगे, कोई बीमार होएगा उसका इलाज करना भी सिखा देंगे, कोई उद्योगों कैसे चलेंगे उस पर भी चर्चा हो जाएगी, समाज के अंदर चरित्र निर्माण पर भी बात हो जाएगी। कल को आने वाले टाइम में इन पीढ़ियों के लिए ऐसा रास्ता भी तैयार हो जाएगा कि एक सुखमय समाज बना सके। और सबसे बड़ी बात, इन षड्यंत्रों से पीछा छूट जाएगा, खेती में जहर खाने का पैंडा छूट जाएगा, पढ़ाई में जहर उगलने का पैंडा छूट जाएगा। समाज के लिए जरूरी चीजें हम वो जलाएंगे ना आप। भाई मैं अपने बच्चे को बड़ा होकर के मुझे क्या करना है उस बच्चे का, ये बताओ आप। ये बच्चे हैं, इन घर में रख सको आप 18 साल तक, 18 के बाद तो इनको घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा ना आपको। वो इसका मतलब वो समाज के हो जाएंगे 18 के बाद, सीधी सी बात है। तो 18 से पहले भी समाज तय करे ना कि इसको क्या तैयार करना है। और क्यों एक भी बच्चा बचे भाई, जो गांव का सबसे गरीब आदमी है उसका बच्चा क्यों बचे भाई, उसका बच्चा भी तुम्हारा है। काल में वो नशा करेगा, या काल में वो गुंडागर्दी करेगा, या काल में उस पर हाथ में बंदूक होगी, तो वो मेरे बालक पे तो लागेगी। तो जब पड़ोसी के बालक पर जो कुछ होगा तो मिलेगा, लाडू ले जाएगा तो लाडू, बंदूक ले जाएगा तो गोली। तो याद समझने की बात है कि एक भी बच्चा जब तक गलत रास्ते पे है तब तक समाज गलत रास्ते पे है। और समाज का एक भी आदमी अगर घर में बैठा हुआ है तो वही समाज का असली कसूरवार आदमी है। समाज में कौन वो आदमी है जो समाज के लिए घर से नहीं निकलता। यह नाश अपने समाज का केवल उन लोगों ने किया जो लोग ये मानते थे कि ये कर लेंगे, जिन्हें नहीं सोचा। शरीफ आदमी ने नाश करा समाज का, शरीफ आदमी ने, क्योंकि उसने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि उसने पूछना सोच दिया, क्योंकि उसने हिसाब लेना छोड़ दिया। जो आदमी यहां से बना के भेजा, चाहे सरपंच बना के भेजा हो, चाहे कोई और बना के भेजा हो, उसने उस पर पूछना छोड़ दिया, जब समाज का नाश होया। और सारा कुछ हुआ बड़े बालक का। ये एक बात बताओ, 84 की सबसे बड़ी भर्ती निकली, 18,000 भर्ती थी, 22 लाख फार्म भरे गए। मैंने नहीं बता दो, चाहे सिफारिश से लाओ, चाहे रुपये दे के लाओ, चाहे पेपर पास करके लाओ, 18,000 तक फालतू बालक ला से तो हो गए। जब भर्ती 18,000 की है, हो सके भर्ती 18,000 तक फालतू बालक। तो जो 21,82,000 बालक थे, उनके माँ बाप रोज उनमें न्यू बार दे हुए हैं, अंग्रेज से तो फालतू बकवास न करा, तरफ 84 का पेपर भी पास नहीं आ रहा, हो ही नहीं सके था, संभव ही नहीं था उस बच्चे के लिए। तो उस बच्चे के लिए कैसे समाज बनाना है, समाज तय करेगा। बच्चे की गलती नहीं है, उसने तो बेचारे ने वो पढ़ लिया जो स्कूल ने दिया, उसने तो वहां चला गया जरा उसके घर क्यों भेजा, उसने तो जितना उस पर याद हुआ, जितना उस पर पढ़ा गया उतना पढ़ लिया। पर उस बालक की क्या के नाम की गाल देनी है, वो गाल देनी अपने आप पे गाल देनी, उस समाज पे गाल देनी हमारे ठेकेदार है, जिनसे बैठ के चौधरी बढ़कर करा कुछ को नहीं। तो शरीफ आदमी को घर से निकलना जरूरी है, ताकि वो उन बेईमान और लिच्चर आदमियों को ये बता सके कि तुम गलत कर रहे हो। गांव में 5-4 खराब आदमी हो रहा है, वो एक दलाल हो रहा है उन पॉलिटिशियन के, वो कंपनियां के दलाल हो रहा है, वो रुपये के चासड़ू हो रहा है, वो सारी जगह बकवास करते फिर रहे। उनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी कि तुम समाज के लिए असली कौन हो। और फिर समाज का अच्छा आदमी जब निकलेगा ना, गलत को गलत और सही को सही कहेगा, उस दिन समाज का निर्माण स्टार्ट होगा दोबारा से। ये लोग 50 साल से लगे हुए हैं प्लानिंग के तहत पूरे समाज को खत्म करने। आपको भी प्लानिंग के तहत समाज बनाना पड़ेगा।
ये रहेगी दो बात, हालांकि बात बड़ी है। पहले नंबर पर ये कि आपको साइड इफेक्ट की जानकारी अगर नहीं दी है तो आप लोगों ने सबसे पहले उनका हिसाब लेना है। और दूसरी बात रहेगी आपके बालकों का भविष्य। जो स्कूल और कॉलेज बंद हैं और ये सर्टिफिकेट दिखाने के अंदर ड्रामा चल रहा है कि दिखाओगे तो स्कूल में पढ़ने जाएंगे और नहीं तो स्कूल बंद रखेंगे। स्कूल बंद रखना प्योर प्रोपेगेंडा है। जो बालक 2020 में 8वीं में था वो 2024 तक 12वीं में पास कर लेगा और वो बालक 18 का पार कर चुका होगा, वो इस देश का वोटर बन चुका होगा। ऐसा आदमी, ऐसा बच्चा जो ना स्कूल में गया, अक्सर पढ़ा और इंटरनेट का चासरू, वो बालक तो इंटरनेट के थ्रू गंदे गंद परोसा गया है। वो बालक कभी भी अच्छा नागरिक, अच्छा वो हो सकता, वो दंगेबाज हो सके, वो रेपिस्ट हो सकता है। क्योंकि ये बच्चे बैठे हैं, 5 मिनट यूट्यूब चला लो, 5 मिनट फेसबुक चला लो, उन्हें सारा दे रहा है कि कौन चलाना लग रहा है। 2 मिनट में आपके पास अश्लील वीडियो आ जाएगी, 2 मिनट में। आप बच नहीं सकते कति कितना ध्यान न डालो, क्योंकि जब आप मोबाइल में एंटर करते हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हो साथ में। इंटरनेट को मालूम है कि कितने साल का बालक है ये और इसको कौन सी टाइप की चीजें पसंद है। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर के आने वाले टाइम के टास्क वाले गेम, वही वीडियो गेम आएंगे, वही वीडियोस आएंगी, वही सारा मटीरियल आएगा। तो आपके बच्चों को घरों में रख के प्रोपेगेंडा के तहत बर्बाद किया जा रहा है। यह बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को। और गांव में दो सबसे बड़ी ताकत है जो अभी तक बची हुई है, जिनको आपने बचाना है। पहली ग्राम सभा और दूसरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इस गांव में इस बात पर जोर लगाना चाहिए कि भाई प्राइवेट स्कूलों में जो बालक पढ़ा हुए हैं वो मास्टर मारे बालक हैं, मार द्वारा पढ़े लिखे बालकों की कमी नहीं है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए आप उन बच्चा ने ट्रेनिंग दे सका, हाँ अपने लेवल पर आप दे देंगे। अपने पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम 3 साल की उम्र से लेके किसी भी बच्चे का टैलेंट बता सकते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा होगा, ये बच्चा जो नेता बनना पैदा होगा, ये बालक जो है वो रिसर्च करेगा, ये बच्चा आर्टिस्ट है, ये बच्चा टीचर बढ़िया बनेगा, ये बच्चा मैनेजर बढ़िया बनेगा, ये सेल्स के लिए बढ़िया जाएगा, ये बिजनेस बढ़िया करेगा। अगर हमें हर बच्चे का टैलेंट पता है तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप समाज बैठ के निर्णय ले लेगा, बजाय इसके कि साल का 100 करोड़ रुपया, साल का 24 करोड़ रुपया वेस्ट करो। उस 24 करोड़ रुपया में जितनी स्कूल में फीस देगा अगर उतनी अपने गांव के बालक के स्कूल के लिए लगाना शुरू कर दो। क्योंकि कितने बार रुपया लाने की जरूरत को नहीं, सरकार के भरोसे बैठने की जरूरत को नहीं। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास ये ताकत है कि वो कोई भी निर्णय ले ले तो स्कूल का मास्टर, डीओ, एजुकेशन मिनिस्टर और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी उस बात को वापस नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। तो आप गांव में वो ताकत बची है। आज के टाइम पे क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर केवल गरीब लोगों के बच्चे हैं, आपका बड़ा गांव है, यहां दूसरे भी बच्चे भी होंगे गरीबों के अलावा। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखो कौन कौन उसके अंदर, वहां गांव के सामाजिक बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी को बिठाओ सबसे पहले। वहां वो बैठेगा जिसका बच्चा पढ़ता होगा, ये कंडीशन है उसके अंदर, उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता होना चाहिए। तो अगर कितने और पढ़ा है तो अपने बालक ना उड़े पढ़ा लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सारा गांव मिलकर जोड़ रहा होगा। तो उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अपना प्रस्ताव पास करेगी कि हम स्कूल खोलने का निर्णय ले रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। उसके बाद ग्राम सभा निर्णय ले लेगी। गांव के अंदर एक चीज चालू कर दो, अगर मेरी सलाह मानो तो ये प्रस्ताव है आप लोगों के बीच मेरा, आप लोग गांव के अंदर अनाउंसमेंट कर दो कि ग्राम सभा की मीटिंग होगी सेकंड सैटरडे को पक्का, दूसरा शनिवार ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो। ग्राम सभा में संडे का ले लो, कोई भी दूसरा संडे या तीसरा संडे या चौथा, पहला कोई सा भी रख लो। महीने में एक मीटिंग 100% होनी है, सबके गांव में उड़े बैठना है। जिसने जो प्रस्ताव देना हो लिखित में दो, कोई भी उड़े बकवास नहीं करेगा भूल के, क्योंकि बोलने तो वो होगा इतना गांव बता इकट्ठा होगा। तो अपनी रिटर्न जो पहले से दे दो, भाई अगले महीने में ये प्रस्ताव देने हैं, उस प्रस्ताव की लिस्ट तैयार कर लो कि ये गांव के काम है उनसे भी। भाई अगले महीने में के मीटिंग के एजेंडा होगा, पहले दिन देने शुरू कर दो, 30 दिन तक चलेंगे वह, और उस दिन तय कर लो कि गांव का और कौन सा काम है और कौन सी चीज है। तो ग्राम सभा जो कह देगी सरकार उसको मना नहीं कर सकती किसी भी हालत में।
और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करेगी कि स्कूल कैसे चलेगा। ये बकायदा कानून है, आपके पास ये ताकत है। तो अपने गांव के स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी गांव की है, जब बालका की जिंदगी बचानी हो तो। अब आपने ये देखना है कि आपने लठ लेकर बैठना है बाहर, आपने डीओ तो जाकर एप्लीकेशन देनी है, आपने सरकारी खुलवाना है, अगर आपने प्राइवेट खुलवाना है, या की मीटिंग तय करके गांव करेगा। यो काम हमारा नहीं है। अपना काम है आपको इस बात के लिए जागृत करना कि आपके साथ सरासर धोखा हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है बहुत बड़ा। इसको समझ लीजिए, इसको समझ के अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे दीजिए। आपके पास बहुत बढ़िया जगह है ये। अभी छुट्टी लेऊंगा मैं 2-4 दिन की, उस 2-4 दिन की में मैं आपको वो सारा मटेरियल एक पेन ड्राइव में डाल के दे दूंगा। एक लेडीज के लिए जगह बना दो, एक जेंट्स के लिए, कि कोई भी बालक आओ पूरे उसने बैठ के सारी चीज समझ के जाओ। सारी बातें समझ में आने के बाद आपको वो टैलेंट कैसे निकालना है वो भी दे दूंगा आपको ट्रेनिंग, आपको वो तैयार कैसे करने हैं बच्चे वो भी दे दूंगा। बस एक मेरे मतलब न्यू मत कहियो कि आप करोगे ये काम, मैं बता सकूं काम के ऊपर होगा, आप कर नहीं सकते, क्योंकि इस काम में करने लगा तो सारी जिंदगी आड़े गड़ जाएगी, किसी और करने लगा तो उड़े गड़ जाएगी। मैं आपके बच्चों को समझा सकता हूं कि आप अपने बच्चे दोगे, मान लो 150-200 बच्चों ने अपना नाम लिखवाया, उन बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। ट्रेनिंग पूरी करते करते उसमें 10 रह गए, तो वह 10 बच्चे कति जेन्युइन बालक आएंगे। तो वह बालक जो है मैं उन्हें समझाता जाऊंगा, मैं बताते जाऊंगे। वो अपनी अपनी गली में बताओ, चाहे अपने मोहल्ला वाइज बताओ, चाहे गांव में इकट्ठा करके बताओ, वो उनका काम, वो आप लोगों का काम, वो अपना काम नहीं। अपने पास तो जो तजुर्बा है, जो बात मेरा, जो अमेरिका के लोग अपने बालका लेकर मार दो रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा से बच्चे आते हैं, उसका फायदा गांव उठा लो। मतलब मैं तो आपको हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं कि मेरा फायदा उठा लो। यह सारी चीजें पर गिर जाती हैं, क्योंकि सरकार अपने घड़े बनते राख नहीं सकती जिंदा, तो थोड़े दिन के यहाँ आप जो कति क्लियर है, या तो आप जेल में जाओगे परमानेंट, मेरी गाड़ी में अभी घूम पड़ के नहीं, या कितने घर में कुछ शीशा करके न करेंगे ये काम, क्योंकि आप सारा की जड़ को जंग लाग रहे हैं। आप आपने जो भी बताने लग रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतना ही कसूरवार है जितना खट्टर है, चौटाला उतना ही कसूरवार है जितना यादव फैमिली, सुरजाला फैमिली, बदनलाल फैमिली, बंसीलाल, एक भी आदमी आपके लिए आवाज उठाने के लिए नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी उसकी गेल लाग रही है, राहुल गांधी की गेल, वो गुजरना, वो सेम भाषा बोल रहे हैं। तो ये तो सारा घर दुश्मनी ले ली, मतलब तो सारे हम बोल रहे हो कि सारे मिलकर आपको बर्बाद कर रहे हैं, और आपको बचाने का काम केवल आप लोग कर सकते हो। कितने लोग नो डाउट हो जाए, सारे अगर बताओगे तो फिर हम क्यों जाओगे। आप जब करने लगोगे तो आपको अपने बीच से नेता अपने आप मिल जाएंगे। वही है कि आप बात देखा, कोई आओगा और बचाओगा, कोई नहीं आवा, ना किसी ने ठेका ले रखा गांव का, ना किसी ने ठेका ले रखा आपके बालका का। एक ही लाइन है, गांव अपने बच्चों को बचाएगा, वो अपने स्कूल खुद खोलेगा, सरकार को गांव बताएगा क्या करना है, डीसी नहीं बताएगा कि तुम बढ़ सको नहीं बढ़ सको। अपनी कमेटी बनाओ और उन्हें कह दो, मान लो कमेटी बना दो, जो राज्य विकास से सरने का आइडिया, अपना किसान आंदोलन है, सतीश भाई बेटा है और पूरा है, अपनी कमेटी बना दो किसान सरकार के नाम की, कि जब भी सामूहिक काम हो, कोई बैंक में ना बढ़न दे, कोई बालक ने पेपर ना देने दे, कोई बालक ने फार्म ना भर दे, कोई डीसी दफ्तर में ना बढ़न दे, कोई खाम खाई मास्क का चलान काटता हो, कोई खाम खाई पुलिस आतंक करता हो, तो पहुंच जाओ उठ के, तुम्हें क्यों मेरा लगेगा कि यार ये तो कौन मानते भाई, अपने आप भाज लेंगे, समझ में आ जाओगा। वही तो जी, आ तो रही थी 1 साल में मुख्यमंत्री अपनी भाषण नहीं कर पाओ था। तो यही तो आप लोगों के बीच प्रस्ताव रखने के लिए आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहां से हम कुछ अगला स्टेप जो है वो बढ़ाएंगे। और अगले स्टेप के बाद मतलब मेरा सुझाव ये है कि आपके पास इतना बड़ा गांव है, तो इस गांव में तो आप ऐसा कर सकते हो कि आसपास के 10 गांव की एक बड़ी मीटिंग भी रख सकते हो। बड़ी मीटिंग रख लो, जब सरकार ने ऐलान हो रहा है तो उनका अपने आप ज्यादा रेट लेगा, क्योंकि न्यू ना करा ला गया हमने। अगर इस चौपाड़ में ठीक भाई 5 से 4 आदमी थे, मान लो न्यू सरकार ने पे हो गया, कोई बात नहीं, जो हमारे जाग रहे कल की मेरे वर्ग के भाषण देना हुआ, या अपना टाइम पास कर ले, वो न्यू सोचे हैं, मैं न्यू नहीं सुनना, जो पता लग रहा है कि असलियत में सीरियस है ये लोग अपने बालकन बचाने खातर, ईद तारक चक्कर में बना पड़ा ही है। तो पूरी चीज समझाने के लिए कि आप लोगों के बीच दोबारा आएंगे, तब तक आप लोग कोशिश करिए आसपास के लोगों को जगाने की। जितना यूथ है मैं उनके लिए भी कुछ पार्ट अपना यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग उसको देखिए और फिर आगे बढ़ेंगे।
ये सब बंद इसलिए होता है कि आप लोगों तक खबर ना पहुंचे। भाई आपको बोलने का ही यही तो कर रहे हैं, वो बोलना नहीं है, मुंह ढक के रखना है। सोशल मीडिया का 30 दिन के लिए इनका ब्लॉग चल रहा हूं मैं, तो 30 दिन का ब्लॉग चल रहा हूं। मैं तो जब मैं जेल का आया तो मैं तो धन्यवाद भी नहीं कर पाया लोगों का भाई, क्यों मेरे सारे चैनल बंद थे। इसलिए ये जानकारियां इसीलिए तो घर गाँव गाँव जाना पड़ रहा है, नहीं तो फेसबुक पे कर लेना भाई। तो आप लोग भी अपनी गली मोहल्ले में इनके चर्चा करिए और जितना हो सके गांव के उत्थान के लिए अपना योगदान खुद दीजिए। इसी उम्मीद में कोई गलत बात निकली हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और इस उम्मीद में मैं हूं कि आने वाले टाइम में गांव इकट्ठा बच्चों को और अपनी अगली नस्लों को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद भाई, और सभी को हमारे समाज बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट डाउन हो रही है, अंधेरा हो गया, रोक दी होगी।